बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 10 कामचोर के आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इस कहानी में माता पिता बच्चों को काम सौंपते हैं और वो बच्चे किस तरह से काम करते हैं ये हम लोगों ने देखा, क्योंकि उन बच्चों को काम करने की कभी आदत ही नहीं थी। इसलिए वे छोटे से छोटा काम भी बहुत गलत तरीके से कर रहे थे। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कामचोर पाठ का अगला हिस्सा। इसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि घर में काफ़ी वाद विवाद के बाद यह निश्चय किया गया कि नौकरों को छुट्टी दे दी जाए और घर के बच्चे इतने मोटे हो गए हैं कि उन्हें अपने से पानी भी लेकर पीने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो इस तरह से उनके माता पिता का फरमान जारी हुआ कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। पिताजी ने यह भी कहा कि जो काम बच्चा करेगा उसे उसको मेहनताना भी मिलेगा, यानी काम के बदले पैसे भी मिलेंगे। और उन्होंने कुछ काम भी बच्चों को बताए और इन कामों में दरी को साफ करना था, कूड़ा हटाना था और जब झाड़ू लगाने की बारी आई तो सारे बच्चे क्योंकि घर में एक ही झाड़ू थी तो सभी बच्चे उस झाड़ू पर टूट पड़ते हैं और वो झाड़ू टूट कर अलग अलग हो जाती है। और जब पेड़ों को पानी देने की बात आई तो इतनी धक्का मुक्की हुई कि बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए। तो इस तरह से उनकी माता जानती थी कि वे कोई काम ढंग से नहीं करने वाले थे और अब बच्चे भी समझ गए थे कि सभी काम करना उनके वश की बात नहीं है। तो वो सोचते हैं कि हम तो केवल मुर्गियों की देखभाल कर सकते हैं और वे मुर्गियों को दरबों में बंद करने के लिए हाँकने लगे छड़ी लेकर। तो इस तरह से कोई भी मुर्गी दरबे में जाने को तैयार न थी। दरबा जिसमें मुर्गी रहती है उसको सुरक्षित रखा जाता है, वो उसका घर होता है एक तरह से। तो उसमें कोई भी मुर्गी नहीं जा रही थी और इस तरह से मुर्गी को अंदर करने में बहुत सारे नुकसान हुए। अब इसके बाद वो लोग कौन सा काम करने जाते हैं ये हम लोग देखेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है कि पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। उटपटांग इधर उधर कूदने लगीं। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। और अब जिस खीर के प्याली पर चांदी का वर्क आया लगा रही थी जो काम करने वाली थी, तो वो जो है दौड़ती फड़फड़ाती मुर्गियां उन प्यालों के ऊपर से निकल गईं। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई हैं। तो यहाँ पे एक शब्द आया है कामदानी का दुपट्टा। तो यहाँ पे कामदानी का अर्थ है कि ऐसा दुपट्टा जिस पर कि कढ़ाई किया हो और उसको कामदानी का दुपट्टा कहते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरह से कामदानी के दुपट्टे पर वो गिरा हुआ था और उनके धुले हुए सिर पर। और एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया।
अब इसके बाद क्या होता है, छापे मारता हुआ यहाँ पे एक शब्द है छापे मारना, यानी कि उस पर निशान बनाता हुआ, क्योंकि उसके पंजे पर वो कत्था लगा हुआ था, चूना लगा हुआ था, तो वो उसके पैरों की वजह से जो उसमें लगा था उससे उनके दुपट्टे पर जो है चादर पर छापा मारता हुआ, निशान बनाता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी। छपाक मारना मतलब उसमें गिर कर, और जब गिरते हैं तो वो जो भी चीज़ होती है तो वो छलक जाती है, तो ऐसे छपाक मारती हुई भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थीं। तो यहाँ पर एक शब्द आया है मोरी। मोरी का अर्थ होता है पतली नाली। घरों में जो है वो पानी बहने के लिए बनाया जाता है नाली, उसको यहाँ पे मोरी कहा गया है। तो ऐसी पतली मोरी में तेजी से फिसल कर ऐसी फिसली कि उस नाली का सारा कीचड़ जो है मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। और इधर सारी मुर्गियां ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थीं। एक ही दड़बे में जाने को राजी न थीं। अब सारी मुर्गियां एक ही दड़बे में नहीं जाना चाहती थीं और इधर उधर वो भाग रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नुकसान हो रही थी और गंदी हो रही थी। तो मुर्गियों को अंदर करने के लिए इधर किसी को भी सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं, कोई एक वहाँ पे उसको ये समझ में आया, सूझना मतलब दिमाग में आना, और उसके दिमाग में ये बात आई कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। तो लगे हाथों मतलब उसी समय क्यों ना उनको भी दाना खिला दिया जाए, उनका भी भोजन हो जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी, तो भाग कर जाना कठिन हो गया। अब भेड़ें जो है वो बहुत भूखी थी और दाने का सूप, यहाँ पे सूप जो है वो अनाज साफ़ करने का एक पात्र होता है, उसमें अनाज को डालकर और उसे फटका जाता है, जिससे कि उसमें का धूल मिट्टी और जो हल्के उसमें छिलके उलके होते हैं वो सब निकल जाते हैं। तो सूप देखकर जो सारी भेड़ें उस पर इस तरह से झपट गईं कि वहाँ से वो निकल नहीं पाए। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गईं। तो यहाँ पे लस्टम पस्टम मतलब जल्दी जल्दी इधर उधर से भाग भाग के वो सब, तख्त मतलब चौकी होता है, उस पर चढ़ गईं। पर भेड़ चाल मशहूर है। भेड़ चाल कहते हैं ना कि एक भेड़ जिधर जाती है, एक भेड़ को जिधर मोड़ दो सारी भेड़ें उधर ही चलने लगती हैं। इसी को भेड़ चाल कहा जाता है। और मशहूर होना मतलब कि प्रसिद्ध होना। तो इस तरह से भेड़ चाल जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। और यहाँ पे एक शब्द आया नज़र। नज़र मतलब दृष्टि, आँख। तो उनकी नज़र दाने के सूप पर ही जमी हुई थी। जमी हुई थी मतलब सूप पर ही उनकी नज़र पड़ी हुई थी कि किस तरह से वो दाने को खा लें। और पलंगों को फलांगती, फलांगती मतलब लांघती, जो पलंग वहाँ पर, पलंग यानी बेड, तो उसको कूद कूद के वो लांघ जा रही थी, पार कर जा रही थी। और बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गईं। और जब वो कूद रही थी तो जो भी चीज़ था सामने वो लुढ़कता जा रहा था, गिरता जा रहा था। लुढ़काना मतलब गिराना। और वो बर्तन वगैरह गिराते हुए, कूदते फांदते वो अपने
दाने की ओर भाग रही थी जो सूप में रखा था। तो इस तरह से भेड़ भी जो है वो बिल्कुल भी वश में नहीं थी और वो जल्दी जल्दी भाग भाग कर कूद फांद कर दाने खाने के लिए बेताब थी, परेशान थी कि किस तरह से हम कूद फांद के वहाँ तक पहुँच जाएं। और इसलिए उनको जो है संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। अब वहाँ पे उनकी बड़ी दीदी और बुआ जो है बैठकर वो दुपट्टे पर काम करने की तैयारी कर रही थी, उस पर दुपट्टे को सजाने के लिए और उनको सिलने की तैयारी कर रही थी। और उसमें लगने वाले सामान, चंपा, सलमा, सितारे, ये सारी चीज़ें उस पर दुपट्टे पे रखा हुआ था। तो भेड़े जो है वो निसंकोच, भेड़े बहुत निसंकोच, यहाँ पे एक शब्द आया है निसंकोच। निसंकोच का अर्थ होता है कि बिना किसी संकोच के, बिना किसी शर्म के, बिना किसी कुछ भी सोचना नहीं है, स्वतंत्र रूप से उसको रौंदती मतलब दबाती हुई, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। यानी कि वो जो भेड़ें थी वो मेंगना कहते हैं कि भेड़ जो है वो गोली के आकार का मल निकालती हैं। तो वो गोल 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 जो है वो उसी समय उनको मल त्यागने की इच्छा हुई और वो वैसे ही छिड़कते हुए जो है आगे दौड़ गईं। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हूँ। अब वो सारी भेड़ें जो है वो एकदम तूफान की तरह उधर से चली गई, तो ऐसा लगा जैसे कि कोई सेना टैंक और बमबारी करते हुए उधर से गुजरी हो। जब सेना का दृश्य देखते हैं तो उसमें बहुत सारी सेना और टैंक और वो सब बम गिराते हुए गुजरते हैं, इधर से उधर जाते हैं। गुजरना मतलब इधर से उधर जाना। और जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, यानी कि सूप जिसमें भेड़ों का भोजन था, और उसको वो जिधर जिधर से सूप जा रहा था, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। अब इस तरह से सभी भेड़ें जो है वो कुत्तों की तरह झपटने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमला कर रही हों। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी, दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगीं। यानी कि वो बहुत गहरी नींद में थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हूँ, और वो अपने ही दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो करके चीखने लगी। चीखने का मतलब है चिल्लाना, चिल्लाने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी। अब सभी भेड़ जो है वो अब सूप में रखे अनाज को भूलकर वो सब्जी वाली, तरकारी कहते हैं सब्जी, तरकारी वाली यानी सब्जी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी, अर्थात उसको खाने के लिए आगे बढ़ गई। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। यहाँ पर दालान एक आंगन जैसी घर में जो है वो घुसते ही एक जगह होती है जहाँ बैठकर लोग ज़्यादातर काम करते हैं। तो वहाँ पर बैठकर वो मटर की फलियाँ यानी हरी मटर जो होती है उसको तोल तोल कर
यानी कि नाप नाप कर तौल कर रसोइये यानी जो खाना पकाता था उसको दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। और आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती और भेड़ की स्किन जो है, उसकी त्वचा ऐसी होती है कि उसको कितना भी मारो, कितना भी कुछ करो, लेकिन उसे चोट नहीं लगती। उसके ऊपर बाल जो होते हैं वो उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और वो इतने घने होते हैं कि उससे उसको दर्द महसूस नहीं होता। तो वह जो है अपनी सब्जी का बचाव सब्जी को बचाने में लगी रही और खड़ी हो गई। और उस भेड़ों को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई रुई पर मारता हो, उस तरह से भेड़ को मारने पर उन्हें भी कुछ नहीं महसूस हो रहा था। और बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। ज़रा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी और उस समय वो थोड़ी ही देर में वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। कहने का मतलब है कि वो आपको भी नहीं बख्शेगी, आपको भी ढकेल के इधर उधर जाने लगेगी। और थोड़ी ही देर में वो सभी भेड़ उन सब्जियों को छिलके समेत अपने पेट में डाल दिया, यानी कि सब भोजन कर लिए और पेट की कढ़ाई में झोंक दी यानी कि अपने पेट में उन्होंने भेड़ों ने खा लिया। झोंकना मतलब ज़बरदस्ती डाल लेना। अब इस तरह से भेड़ों का किस्सा जो है वो बहुत ही नुकसान करने वाला था और वो बिल्कुल भी उनको वश में करना आसान नहीं था। इधर यह प्रलय मची थी और उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। अब प्रलय का मतलब है कि इतना ज़्यादा भाग दौड़ भेड़ों का हो गया था और वो इतनी जगह जो है वो भाग भाग के पहुंच जा रही थी, इतना नुकसान पहुंचा रही थी, ऐसा लगता था जैसे प्रलय आ गया हो। प्रलय यानी कि नुकसान ही नुकसान। तो इधर उधर जो है बच्चे भी लापरवाह ही थे, यानी कि वो भी कोई काम ठीक से नहीं करते थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। अब इतने सारे बच्चों को जो है वो रात का खाना नहीं मिलेगा, ये उनको अच्छी तरह से याद था। वे 4 पैसों का दूध दोहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े, यानी कि अब वो भैंसों का दूध निकालने की तैयारी करने लगे। और जैसा भी बाल्टी था, कुछ साफ सुथरा था और कुछ जो है वो बिना धुला हुआ था, गंदा था। तो ऐसी बाल्टी लेकर वो 8 हाथ, यानी कि 2 बच्चे थे तो दोनों का मिला 4 बच्चे थे तो दोनों का मिलाकर 8 हाथ हो गया। और 8 हाथ यानी कि वो, और थन तो 4 ही होते हैं, तो 8 हाथ 4 थनों पर जो है वो ज़बरदस्ती दूहने की कोशिश करने लगे। पिल पड़ना मतलब ज़बरदस्ती दूध निकालना, कभी वो निकालना लगे कभी दूसरा, मतलब कि वो काम भी ठीक से नहीं हो रहा था। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब ये सब देख के भाई भैंस को भी रोज़ जिस तरह से सही ढंग से दूध निकाला जाता है, तो भैंस कुछ नहीं करती है, चुपचाप खड़ी रहती है और दूध दे देती है। तो इस तरह से उसे दूहा जाता है। लेकिन ये बच्चे तो उसको परेशान कर दिए थे दूध निकालने में, और भैंस बिल्कुल गुस्से में आ गई थी और वो चारों पैर जोड़कर, आगे पीछे का पैर जोड़कर, जैसा कि यहाँ के चित्र में भी दिखाया गया है कि भैंस जो है वो अपने आप को सिकोड़ कर
उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई और ताकत इकट्ठी करके वो जो है बाल्टी को लात मारी। तो इस तरह से भैंस का दूध दोहने में भी उन बच्चों ने ये दिखा दिया कि उन्हें काम करने का तरीका नहीं पता है। अब इसके आगे अनुच्छेद है ये कि तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। अब उन बच्चों ने आपस में मिलकर ये विचार किया। तय करना मतलब ये विचार करना कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी यानी आगे का पाँव और पीछे का पाँव, आगे का पैर दोनों और पीछे का दोनों पैर, अगाड़ी मतलब आगे और पिछाड़ी मतलब पीछे, बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। और अगर उसको हम बांध देंगे तो फिर वो भैंस जो है वो बंध जाएगी, तो कुछ नहीं कर पाएगी और उससे फिर हम लोग दूध निकाल लेंगे। अब क्या था, अब जब उन बच्चों ने ये निर्णय कर लिया कि अब इस तरह से बांध के ही हम लोग दूध निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे ज़रूर। और अब वो इसके लिए क्या करते हैं कि झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए। अब वो भैंस के पैर बांध देते हैं और पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध, चाचा जी की जो चारपाई थी जिस पर वो सोते थे, तो उस पर जो है उससे जो है वो रस्सी लेके उन चारपाई के पायों में बांध देते हैं। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। तो इस तरह से जैसे ही उन्होंने आगे के दोनों पैर बांधने की कोशिश की, तो वो भैंस समझ गई कि अब ये सब कुछ और कर रहे हैं। और वो जो है वो चौकन्नी होना मतलब कि एकदम ध्यान से देखना, विचारना कि उसके साथ क्या होने वाला है, पूरी तरह से चौकन्ना रहना, ध्यान देना। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। अब जब वो देखी कि ये हमको बांध रहे हैं बच्चे, तो वो ज़ोर से दम लगा के और पूरी हिम्मत के साथ वो चारपाई को, जब वो भागने लगी तो वो चारपाई भी जो है उसके साथ भागने लगी। और उस पर जो चाचा जी सो रहे थे उन्हें लगा कि वो शायद कोई सपना देख रहे हैं। और फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा, तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। और अब तो भैंस का शरीर तो बड़ा होता है और वो बड़ी है तो उसके पास ताकत भी है। तो जब वो खींचना शुरू की तो चाचा जी भी साथ में, क्योंकि वो उसी पर सोए हुए थे, तो चाचा जी भी साथ में खींचते चले गए चारपाई के साथ। और पहले तो वो समझे कि कोई सपना है, लेकिन जब उनकी चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और टकराने से पानी छलक कर गिर गया, तो वो समझे शायद आंधी तूफान आ रहा है और वो उसी में फंसे हुए हैं। तो साथ में भूचाल भी आया हुआ है, यानी कि उनकी चारपाई हिल रही थी। तो उन्हें लगा, यहाँ पर एक शब्द आया है भूचाल। भूचाल का अर्थ होता है भूकंप। तो यानी कि जमीन का कांपना, भूचाल। भू का अर्थ होता है जमीन और चाल मतलब चलना, हिलना। तो इस तरह से वो सोचे कि शायद भूकंप भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियाँ पकड़े। दोनों पट्टियाँ मतलब पलंग में जो लकड़ी लगी होती है दोनों साइड में, तो उसको पकड़े। बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। अब जो है वो बच्चे की इन करतूतों की वजह से वो उनको जो है अच्छा बुरा कहने लगे, भला बुरा सुनाने लगे कि ये बच्चे कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। और वो अपनी चारपाई की दोनों पटिया को दोनों हाथों से दोनों तरफ की लकड़ी को
पकड़े हुए थे और बच्चों को डांट रहे थे। अब आगे क्या होता है कि यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंसें भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। तो इस तरह से ये दृश्य जो है वो देखने में बहुत ही हास्यास्पद लग रहा था। हंसी भी आ रही थी, लोगों को मज़ा भी आ रहा था देखते हुए। तो वो चाचा जी जो है चारपाई सहित भैंस खींचे जा रही थी और वो उसके पीछे पीछे उनकी चारपाई खींची जा रही थी। अब क्या होता है, वो कहते हैं ओहो एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। अब वो सब सोचते हैं कि सब तो हो गया लेकिन हमने बछड़ा तो छोड़ा ही नहीं। भैंस का जो बच्चा था उसे बछड़ा कहते हैं, और अगर वो पुल्लिंग होता है तो बछड़ा, और अगर स्त्रीलिंग में होता है तो वो बछिया कहलाता है। तो बछड़ा तो खोला ही नहीं और इसलिए उसे तत्काल यानी कि तुरंत उस बछड़े को भी खोल दिया गया। अब तीर निशाने पर बैठा, यानी कि वो जैसा सोच रहे थे, निशाने पर बैठना यानी वो जैसा सोच रहे थे वैसा ही हो रहा था। और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बच्चों, तुम लोग को अगर कभी ये मौका मिला हो गाय से या भैंस से दूध निकालते हुए देखने का, तो तुम लोग देखे होंगे कि सबसे पहले उनके बच्चे को छोड़ा जाता है और वो थोड़ा दूध पी लेते हैं। उसके बाद फिर जो है उनको हटाकर गाय के पास ही बांध दिया जाता है, जिससे कि गाय अपने बच्चे के साथ रहती है और आराम से दूध दे देती है, उसे दूहा जा सकता है। तो ये बात उन लोग को पता नहीं थी, वो पहले दूहना ही शुरू कर दिए और जिसकी वजह से भैंस जो है वो गुस्सा हो गई और गुस्से में वो जो है भागने लगी। तो बछड़ा जो है उसको छोड़ दिया गया और अपने बच्चे की ममता में व्याकुल होकर, व्याकुल होना यानी परेशान होना, भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। उसे अपने बच्चे का ध्यान हुआया कि इसका हमें ख्याल रखना है और बच्चे की सुरक्षा करनी है। और अपने माँ जो है वो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तो भैंस भी भले ही वो जानवर है लेकिन वो भी अपने बच्चे को देखकर वहीं पर रुक जाती है। ये बहुत ही सुंदर वर्णन है कि किस तरह से जीव जंतु भी जो है वो, उनके पास भी इतनी सोच होती है, इतनी बुद्धि होती है कि वो इस तरह की बातें सोचते हैं। तो भैंस भी जो है अपने बच्चे को देखकर उसकी ममता में वहीं खड़ी हो गई और बछड़ा तत्काल जुट गया और बछड़ा जो है वो अपनी माँ के पास, भैंस के पास चला गया और दोहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। अब क्या होता है कि सभी बच्चे जो है वो गिलास कटोरे, क्योंकि बाल्टी तो गंदी हो गई थी, वो फेंका गई थी भैंस के दौड़ने की वजह से, भागने की वजह से, और वो जो है बाल्टी गोबर में जाकर गिर गई थी, गंदी हो गई थी। और बछड़ा फिर से बागी हो जाता है, यानी कि वो भी वश में नहीं आता है। तो बच्चे गिलास कटोरे लेकर दूध दूहने पहुंच जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक कहानी पढ़े। अब आगे वो किस तरह से दूध निकालते हैं और दूध निकलता भी है कि नहीं निकलता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक बच्चों, आप सब जितना पढ़ाया गया उसे ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।